दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो दोस्तों आज का प्रीमिक्स आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा एंड ज्योग्राफी में जो आपका क्लाइमेटोलॉजी एक थीम है उसी से रिलेटेड हम यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 2 थीम्स रहेंगे यहाँ पर क्लाइमेटोलॉजी की, क्लाइमेटोलॉजी 1, क्लाइमेटोलॉजी 2। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं आज के प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर आपसे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पेयर्स यहां पर आपके करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए गए हैं। सबसे पहले में कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर के बारे में और उनसे रिलेटेड क्या फीचर है कि दिस लेयर इज मार्क्ड बाय टेम्परेचर इन्वर्जन। सेकंड में कह रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में कि दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। और थर्ड में एक्सोस्फेयर के बारे में कह रहे हैं कि जो आपकी कॉमन लाइन है वो पर्टिकुलरली इस लेयर के अंदर लोकेटेड है। तो ये आपको 3 पेयर्स दिए गए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल का जो आप पढ़ते हैं डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड। जो आपकी एक्सोस्फेयर में कॉमन लाइन की बात की गई है ये आपकी पेयरिंग गलत की गई है। तो बेसिक सा क्वेश्चन था, तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी बहुत चीजें जो इंपॉर्टेंट रहती हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से, ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत करते हैं, जहां पर आपके मोस्टली क्लाउड्स पाए जाते हैं। ठीक है जी, सबसे पहली लेयर आपकी यही रहती है। जैसे कि टेम्परेचर इन्वर्जन की बात की, जैसे जैसे आपकी हाइट यहाँ पर बढ़ती जाती है, जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, वैसे वैसे टेम्परेचर भी आपका यहाँ पर कम होता जाता है। ठीक है जी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में बात करते हैं। फ्री फ्रॉम क्लाउड्स आपकी मानी जाती है, इसलिए मोस्टली जितने भी आपके प्लेन्स लेते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ट्रेवल करते हैं। फिर मेसोस्फेयर के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर आता है, जहां पर आपकी कॉमन लाइन लोकेटेड है। ठीक है जी, कि इसके बाद आपका स्टार्ट मान लिया जाता है आउटर स्पेस का। तो यही बेसिक सी चीजें आपसे यहाँ पर पूछी भी गई थी। उसके बाद आपका एक्सोस्फेयर आता है, जो कि लास्ट लेयर रहती है अर्थ के एटमॉस्फेयर की। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी यहां पर करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको इसके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं एल्बीडो ऑफ अ सरफेस, वो पोर्शन है ऑफ द सनलाइट दैट द सरफेस कैन रिफ्लेक्ट बैक इनटू स्पेस। सेकंड में कह रहे हैं जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल लैटिट्यूड, की उसी लैटिट्यूड पे कोई और आपका पॉइंट रहेगा, उसे हम थर्मल एनोमली कहते हैं। थर्ड में कह रहे हैं कि पोल्स जो आपके हैं दैट दे वुड हैव बीन मच मोर कोल्डर, अगर वहां पर आपका मॉडरेटिंग इफेक्ट जो कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से रहता है, अगर वो नहीं होता तो वो आपके और ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बताइए इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। कंसेप्चुअल लेवल का आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो एल्बीडो आपको पता ही है कि जिस तरीके से सूरज की रोशनी जो आती है, सूरज की जो किरणें अर्थ के ऊपर पड़ती हैं, फिर वहां पर कुछ अर्थ एब्जॉर्ब भी करता है और कुछ वहां पर रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। तो उसी के लिए आपकी एल्बीडो की टर्म यहां पर यूज की जाती है कि अमाउंट ऑफ सनलाइट जो कि रिफ्लेक्ट की गई है सरफेस द्वारा, तो वो आपकी बेसिकली परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है या फिर डेसिमल वैल्यू में, उसे हम एल्बीडो कहते हैं। तो उसमें अगर हम वहां पर स्केल के बारे में ही बात करें, किस तरीके से मेजरमेंट की जाती है, तो 1 माना जाता है कि परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, कि जितनी आई लाइट उतनी वापस कर दी, और 0 का मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जितनी भी लाइट थी वो वहां पर एब्जॉर्ब कर ली है उस पर्टिकुलर सरफेस ने। ठीक है जी, तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं कि व्हेन टॉकिंग अबाउट एल्बीडो द सरफेस ऑलमोस्ट ऑलवेज द सरफेस ऑफ प्लैनेट लाइक अर्थ। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी जितनी व्हाइट ऑब्जेक्ट्स रहेंगी, जैसे स्नोई हिल रहेगा, तो उनका हाई एल्बीडो रहेगा कि वो उसे ट्रैप नहीं करेंगे, उस सनलाइट को, उस एनर्जी को ट्रैप नहीं करेंगे, वापस उसे वहां पर भेज देंगे। ठीक है जी, और वैसे ही आपकी जो डार्क ऑब्जेक्ट्स रहेंगी, पेमेंट्स हो गए, इनकी बहुत ज्यादा एल्बीडो भी है, तो वो बेसिकली आपकी इस कैटेगरी में लाई करते हैं। फिर वही बात आती है जो डिफरेंस है, जो मीन टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस एंड द मीन टेम्परेचर ऑफ इट्स पैरेलल लैटिट्यूड, उसे यहाँ पर टेम्परेचर एनोमली या फिर थर्मल एनोमली के नाम से कहा जाता है। तो इस तरीके की जो एनोमलीज रहती हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा रहती हैं देन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो इंपॉर्टेंट है, फैक्ट आपको डायरेक्टली इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर वही बात करें विंड्स के बारे में कि विंड्स आपकी किस तरीके से ट्रांसफर करती है, एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड हीट ट्रांसफर करती है। तो इसीलिए जो वहां पर फैक्ट आपसे थर्ड स्टेटमेंट में पूछा गया था कि जो पोल्स हैं, अगर ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नहीं रहेगी तो पोल्स तक तो सनलाइट वैसे भी नहीं पहुंच पाती है। ठीक है जी, मोस्टली जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं तो वहीं तक सनलाइट रहती है सबसे ज्यादा, वहीं पर टेम्परेचर रहेगा, और जो आपके पोल्स हैं बिल्कुल ठंडे रहेंगे, बट वहां पर स्टिल वहां पर थोड़ा बहुत आपका टेम्परेचर बढ़ता है, और वो किस वजह से बढ़ता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की वजह से, और उसी जिसकी वजह से आपकी हीट ट्रांसफर करती है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यही बेसिक चीज आपसे यहां पर पूछी गई थी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन,
लैप्स रेट, आपने ये टर्म जरूर सुनी होगी और जरूर इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो इसी से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। टेस्ट कर लेते हैं कि जो आपने पढ़ा है क्या वो आपको याद है, आपने अच्छे से समझा है या नहीं। तो 4 कोड्स उसी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, बताना है कौन कौन सी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, कह रहे हैं कि जो आपकी लैप्स रेट रहेगी ये वो रेट है जिस पर आपका टेम्परेचर चेंज करेगा एटमॉस्फेयर का विद एल्टीट्यूड। ठीक है जी। सेकंड में कह रहे हैं जो लैप्स रेट आपका पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है जब टेम्परेचर आपका एलिवेशन के साथ वहां पर बढ़ता है। और थर्ड में कह रहे हैं कि ट्रोपोपॉज का आपका जो लैप्स रेट है वो 0 माना जाता है। और फोर्थ में कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एब्जॉर्बिंग द आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल जो कि लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो एक मेन रीजन है फॉर द फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो यहां पर आपको 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सी है, कौन कौन स्टेटमेंट्स यहां पर आपकी करेक्ट हैं, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट कि लैप्स रेट के बारे में बिल्कुल करेक्टली डेफिनेशन दी गई है पहली स्टेटमेंट में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है एटमॉस्फेयर में जब वो एल्टीट्यूड के साथ वहां पर चेंज होता है। ठीक है जी, अच्छे से समझ लेते हैं इस पूरी चीज को। तो बेसिकली ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो लैप्स रेट है, इसे पॉजिटिव कंसिडर कब किया जाता है कि जब टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है एलिवेशन के साथ। ठीक है जी। 0 कब रहेगा कि उसका कोई कांस्टेंट रह रहा है टेम्परेचर एलिवेशन के साथ, कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव कब माना जाएगा जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है एलिवेशन के साथ। ठीक है जी। तो यही बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ट्रोपोस्फेयर के बारे में, ठीक है जी, जो आपका लैप्स रेट है ट्रोपोस्फेयर का, दैट इट इज बिलो द ट्रोपोपॉज इज पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इसलिए जो आपका ट्रोपोपॉज का लैप्स रेट माना जाता है 0 माना जाता है कि वहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर है एलिवेशन के साथ। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आपका टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड जो आपका फॉल करता है कि क्या बेसिक से रीजंस हैं। पहली बात यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि एटमॉस्फेयर आपका मोस्टली ट्रांसपेरेंट है, ठीक है जी, टू द इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन, बट वो एक्टिवली एब्जॉर्ब भी करता है आपकी आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को। आपको पता ही है इनकमिंग जो रेडिएशन रहती है शॉर्ट वेव में रहती है, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो आपकी लॉन्ग वेव में जाती है, बट जो रिफ्लेक्ट बैक होकर जब वापस जा रही होती है तो वो उसे वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिस तरीके से हम एल्टीट्यूड में ऊपर ऊपर पहुंचते जाएंगे तो जो आपकी लोअर लेयर्स रहती हैं एटमॉस्फेयर की तो वो उन्हें एब्जॉर्ब कर देती हैं, तो वहां पर टेम्परेचर आपका ज्यादा रहता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे लेयर्स में एटमॉस्फेयर में तो आपका टेम्परेचर वहां पर कम होता जाएगा। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात कर लें, CO2, वाटर वेपर, तो ये आपके प्राइमरी एब्जॉर्बर्स रहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के। कौन सी? जो कि लॉन्ग वेव की रहती है। एंड देयर कंसंट्रेशन इज हाइट एट द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के आसपास ज्यादा रहेगी और इसकी वजह से जैसे जैसे एल्टीट्यूड में बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन वहां पर डिक्रीज होती जाएगी और उसी के चलते जो आपका टेम्परेचर है वो फॉल करता जाएगा विद एल्टीट्यूड। तो यही चीज आपसे क्वेश्चन में पूछी भी गई थी, सिंपल सी चीज थी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी चीज पूछी गई है यहां पर कि बताइए इनमें से आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विंड मूवमेंट को अफेक्ट करेंगे। दिए गए हैं यहां पर आपको 5 फैक्टर्स, सिलेक्ट करना है करेक्ट कोड। तो पहले में कह रहे हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में, फिर कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, बायोंट फोर्स या फिर ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये आपकी 5 ऑप्शंस हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली यहां पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर पहली 4 आपकी करेक्ट ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात है कि जो आपके फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं विंड मूवमेंट को आर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है जी, फिर उसके बाद आपकी बॉयंट फोर्स आती है, कोरियोलिस फोर्स आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये मेन आपके प्राइमरी फैक्टर्स यहां पर माने जाते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस जो आपका प्रेशर में आ रहा है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेल्स एंड द सराउंडिंग, तो उसकी वजह से क्या होगी, एयर की मूवमेंट होगी, वहां पर विंड आ गई। ठीक है जी। वैसे आपका एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर सेल्स रहेंगे दे ऑल्सो डिटरमाइन वेदर द एयर सिंक्स और राइजेस एट अ प्लेस, तो वहां पर आपकी बॉयंट फोर्स का काम आ गया। ठीक है जी। उसके अलावा क्या बात की गई थी कि जो इरेगुलरिटीज मानी जाती हैं अर्थ के सरफेस में वो रेजिस्ट करती हैं विंड मूवमेंट को इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स का भी यहां पर रोल रहता है। और जो अर्थ की रोटेशन है उसकी वजह से भी आपके कोरियोलिस इफेक्ट रहता है। तो वही चीजें आपको यहां पर पूछी भी गई थी और वही सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पर आपको बेसिक से फैक्टर बताने थे जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं। 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो ये आपका विंड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो 4 कोड्स दिए गए हैं। पहले में कह रहे हैं ट्रेड विंड्स के बारे में कि आपकी वो विंड्स हैं जो कि ब्लो करती हैं फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरियाज टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट।
सेकंड में कह रहे हैं वेस्टर्लीज जो आपके सर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं वो ज्यादा वीक रहते हैं देन दोज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर। और थर्ड में कह रहे हैं सिरोको के बारे में कि फोन लाइक विंड्स हैं यूएसए और कनाडा में जो कि मूव डाउन करती हैं टू द वेस्ट स्लोप्स ऑफ रॉकीज। और फोर्थ में कह रहे हैं मिस्टल के बारे में कि इट इज वन ऑफ द लोकल नेम्स जो कि दी गई है टू सच विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द एल्प्स ओवर फ्रांस टुवर्ड्स द मेडिटेरियन सी। तो बहुत ही सिंपल से 4 स्टेटमेंट्स हैं जिसमें कुछ कंसेप्चुअल भी हैं कुछ फैक्चुअल भी हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपकी फर्स्ट और फोर्थ स्टेटमेंट ही करेक्ट है। सेकंड और थर्ड में क्या दिक्कत है अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि पहली बात तो आपकी ट्रेड विंड्स के बारे में आपको पता लगी गया जो कि आपके इस रीजन में फ्लो करती हैं, ये आपकी ट्रेड विंड्स आती हैं सब ट्रॉपिकल हायर प्रेशर रीजन से लेकर वो आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन की तरफ जो जाती हैं, तो ये आपकी ट्रेड विंड्स हैं। उसके अलावा जो आपकी वेस्टर्लीज हैं वो इस रीजन में यहां पर रहती हैं। अब जो आपसे पूछा गया था वेस्टर्लीज के बारे में, जो एक फैक्ट पूछा गया था कि वेस्टर्लीज आपके सर्दर्न हेमिस्फीयर में वीकर रहते हैं, तो जी नहीं, वहां पर आपके ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। कि देखिए वहां पर आपका वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर है, तो किसी भी तरीके की इरेगुलरिटीज नहीं है सरफेस में, एक तरीके से वो फ्लो कर सकती हैं। बट आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर आपका वास्ट लैंड मासेस हैं जिसकी वजह से अनइवन रिलीफ है वहां पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो उतनी स्ट्रांग नहीं रहती वेस्टर्लीज आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है जी, यही चीज आपसे पूछी भी गई थी क्वेश्चन में। उसके अलावा अब यहां पर आपसे लोकल विंड्स के बारे में कुछ फैक्ट्स पूछे गए थे जो कि वहां पर आपको बताने थे करेक्ट थे या इनकरेक्ट। तो सिरोको के बारे में जो आपको स्टेटमेंट वहां पर दी गई थी वो चिनूक के बारे में कहा गया था। ठीक है जी, तो वहीं इस तरीके से लू, मिस्टल, सिरोको, फोन, तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, किस तरीके की ये विंड्स रहती हैं और कौन सी लोकेशन में ये आपकी प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चंस जो कि पर्टिकुलरली क्लाइमेटोलॉजी थीम से रिलेटेड थे। अभी आगे जाते हुए जो नेक्स्ट वीक आपका ज्योग्राफी का सेशन होगा तो वहां पर हम क्लाइमेटोलॉजी 2 थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे। ठीक है जी, सो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए जहां पर हमारा जो टारगेट है 1000 क्वेश्चंस पूरे करने का आपके 2022 से पहले, वो हम डेफिनेटली अचीव करेंगे, थीम बाय थीम अचीव करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा सेक्शन ना रहे जो कि अनटच्ड रहे और किसी भी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।